दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आर यू लिसनिंग टू मी। ठीक है, इसमें भी आप देख रहे हैं जैसा कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये बहुत अहम है, उसी बात को आगे मज़ीद डिस्क्राइब किया गया है, उसी बात को मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है। तो ये भी हमारे पास जो थर्ड वन है वो क्या है, डैश। ठीक है, फिर है समीना एट 3/4 ऑफ अ लार्ज साइज पिज़्ज़ा। 3 एक अलहदा वर्ड है, क्वार्टर एक अलहदा वर्ड है, लेकिन यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके एक कंपाउंड वर्ड के तौर पे लिखा गया है, 3/4 जिसका मतलब होता है। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइफन का इस्तेमाल। उसके बाद पेज नंबर 132 पे आ जाएं। मिस्टर अजीज़ इज़ अ वेल नोन पर्सन इन द टाउन। वेल अच्छा एक अलहदा लफ्ज़ है, नॉन जो है वो एक अलहदा वर्ड है। वेल नोन जो है इसका मतलब मारूफ शख्सियत होता है। इसको कंपाउंड वर्ड के तौर पे यूज़ किया गया है। तो कंपाउंड वर्ड में आपको पता है हम हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा इनका डिफरेंस के जहाँ पे हमने कंपाउंड वर्ड बनाना है दो अलग-अलग लफ्ज़ों को जोड़ के, वहाँ पे हमने किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, हाइफन का। और जहाँ पे हमने एक ही बात की मज़ीद एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन देनी है, उसको मज़ीद बयान करना है, उस वहाँ पे हमने हाइफन का इस्तेमाल जो है वो डैश का इस्तेमाल करना है। वी वेंट टू द USA, हम USA गए एंड मेट अ वेरी ओल्ड फ्रेंड देयर। इसी बात को आगे एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ है हमारा, डैश। माई नेबर वॉन्टेड अस, माई डॉटर, माई सन एंड मी। अस कौन, हम को आगे मज़ीद एक्सप्लेन किया है कि उसमें कौन कौन शामिल है, माई डॉटर, माई सन एंड मी, मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी। टू मीट हर गेस्ट, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है हमारा डैशेस का इस्तेमाल। माई ग्रेट ग्रैंड फादर ओन्ड अ बिग हाउस इन हिज होम टाउन। इसमें भी आप देख रहे हैं कि जो ग्रेट और ग्रैंड फादर दो अलग-अलग वर्ड हैं, लेकिन यहाँ पे इनको कंपाउंड फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है। तो एक ही लफ्ज़ बन गया है ये कि जो ग्रेट ग्रैंड फादर यानी जद्दे अमजद जो होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे हाइफन, आपने एच लिख देना है हाइफन के लिए और डैश लिख देना है, डी लिख देना है आपने डैश के लिए। ठीक, उसके बाद पेज नंबर 132 पे देखें राइटिंग स्किल्स A, B और C, इनको क्रॉस कर दें आप, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज नंबर 133 पे आएँ तो ये कंप्लीट पेज आपने जो है वो क्रॉस कर देना है, ये भी आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके साथ साथ जो एक्चुअली हमारा आज टॉपिक था ग्रामर एंड कंपोजिशन से, वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, फेल, माजी, जारी, ये हमारे रिमेनिंग जो एक्टिविटीज़ थी वर्क पेजेस की, उनको हमने इसके साथ वाइंड अप किया है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस जैसे कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको पता है इसके बारे में। आपने नोटबुक में भी इसकी जो यूजेज है, इसकी जो पहचान है और इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आई होप प्रॉपरली लिखे हुए हैं। मैं ब्रीफली उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पास्ट जिसका मतलब होता है माजी और कंटिन्यूस जिसका मतलब होता है जारी। टेंस मीन्स ज़माना। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो तब हम इस्तेमाल करते हैं जब माजी में किसी काम के जारी रहने को हमने बयान करना हो, यानी कि वो काम जो कि माजी में जारी था जो कि ख़त्म नहीं हुआ। पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ अ टेंस दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन विच वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट। उर्दू में अगर इसकी पहचान देखें तो आपको पता है पास्ट की पहचान था, थी और थे है, और कंटिन्यूस की पहचान जो है वो रहा, रही और रहे है। तो उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है इंटेंसिस के। ठीक है, और दूसरा इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वो आपने अपनी नोटबुक में जहाँ लिखा हुआ है उस नोटबुक को बेटा आपने अपने सामने रखना है, फिर आपने इस लेक्चर को ध्यान से सुनना है ताकि आपकी प्रॉपरली रिवीजन हो। इसमें हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की जो फॉर्म है फर्स्ट हमने यूज़ करनी है ING के साथ, लेकिन उसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं वॉज और वर। अब क्वेश्चन ये है कि वॉज हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं और वर किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, जो सिंगुलर हैं, जितने भी सब्जेक्ट सिंगुलर हैं, ठीक है, उन सब के साथ हमने वॉज का इस्तेमाल करना है, और जितने भी प्लूरल हमारे पास सब्जेक्ट हैं उन सब के साथ हमने वर का इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया। ठीक है, वॉज और वर का इस्तेमाल किया हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ करनी है विद ING, जिसे हम प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं या पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमने कंप्लीट कर लेना है। जो आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, नेगेटिव स्ट्रक्चर है, उसमें हम जो है वो क्या करते हैं, वॉज और वर के बाद नॉट लगा लेते हैं सिंपली, और उसके बाद जो हमारे इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हैं वॉज और वर यानी हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं,
फिर उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। और क्वेश्चन वर्ड यानी जो सवालिया बड़े फिक्रे हैं उनमें हम क्या करते हैं, क्यों, कब, कहाँ, कैसे जैसे अल्फाज को सबसे पहले ट्रांसलेट करने के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब जो कि वॉज और वर है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट और फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कंप्लीट करना है। इसमें जो एग्जांपल्स हैं आपको पता है जो कि सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज होती हैं उनको करना कितना इंपॉर्टेंट है। आपके एनुअल पेपर में जो आपका लास्ट पोर्शन है, सेकंड लास्ट पोर्शन जो कि आपका यूजेस और टेंसेस से रिलेटेड होता है, 5 नंबर का आपके पेपर में आता है, ठीक है। उसमें 8 सेंटेंसेस होते हैं जिसमें से 5 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं और वो मिक्स सेंटेंसेस होते हैं। उनमें से आपके सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड दोनों एक्सरसाइजेज में से आते हैं। जब आप सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज को भी साथ साथ करेंगे हर एक की जैसा कि हम कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी आउट ऑफ कोर्स या आउट ऑफ सिलेबस आया है, ठीक है। तो इसलिए इनको करना बेहद ज़रूरी है। इनको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है नोटबुक पे, ये आपकी जो है वो बुक पे ग्रामर एंड कंपोजिशन पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं। आज के लेक्चर में हमने जो ये सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज हैं, जो वर्क पेजेस पीछे किए हैं और जो वर्ब एमसीक्यूज़ हैं, इनमें से कुछ भी लिखने वाला काम नहीं है। जो सैटरडे आपको पता है आपने सिर्फ पिछला जो सारा काम है उसको एक नज़र देखना होता है, कुछ लिखने वाला रह गया हो तो उसको लिखना होता है, और छुट्टी का जो दिन होता है उसमें आपके पास बहुत टाइम होता है, इजीली आप जो है वो अपना पूरे वीक का जो भी पेंडिंग काम है उसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इनको पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। आपकी ग्रामर कंपोजिशन पे ये मौजूद हैं, वहाँ से देख के आप इनको सुन सकते हैं। वो तेज़ दौड़ रहा था, वो ही, ठीक है, और ही के साथ आपको पता है वॉज का इस्तेमाल होगा। ही वॉज रनिंग फास्ट, दौड़ने की इंग्लिश है रन, आईएनजी का इस्तेमाल किया, और फास्ट, ही वॉज रनिंग फास्ट। तुम कहानी सुना रहे थे, यू वर टेलिंग अ स्टोरी। फिर है वो अपनी गाड़ी बेच रहे थे, वो अपनी गाड़ी बेच रहे थे, दे वर सेलिंग देयर कार। वो सख्त रो रही थी, शी वॉज वीपिंग बिटरली। हम गहरी नींद सो रहे थे, वी वर स्लीपिंग साउंडली। घोड़े खेत में चल रहे थे, कुत्ता रात को भौंक रहा था, द डॉग वॉज बार्किंग एट नाइट। बच्चे शोर मचा रहे थे, चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइस। कुछ बच्चे सूखे पत्ते इकट्ठे कर रहे थे, सम बॉयज वर कलेक्टिंग ड्राई लीव्स। इसका भाई मिल में काम कर रहा था, हिज ब्रदर वॉज वर्किंग इन अ मिल। मेरा वालिद अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा था, माई फादर वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड्स। सुबह बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग इन द मॉर्निंग। लोग पतंग उड़ा रहे थे, पीपल वर फ्लाइंग काइट्स। बूढ़ा कमरे में ऊँग रहा था, द ओल्ड मैन वॉज डोजिंग इन द रूम। हम दोपहर के वक्त खबरें सुन रहे थे, वी वर लिसनिंग द न्यूज़ एट नून, ठीक है। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं जिनकी एग्जांपल्स हमने पढ़ी हैं। फिर नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी फिक्रात जिनमें नहीं का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे कि हमने बात की कि वॉज और वर्ड जो कि हेल्पिंग वर्ब हैं उनके बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था, द पियन वॉज नॉट रिंगिंग द बेल। इसमें आपने देखा है नहीं का इस्तेमाल है, तो वॉज चूँकि पियन है सिंगुलर है तो इसलिए इसके साथ हमने वॉज का इस्तेमाल किया, और नॉट का वर्ड इस्तेमाल करने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी हमने यूज़ किया है। द पियन वॉज नॉट रिंगिंग द बेल। अमीर आदमी गरीब को खैरात नहीं दे रहा था, द रिच मैन वॉज नॉट गिविंग आर्म्स टू द पुअर। लड़का सवाल हल नहीं कर रहा था, द बॉय वॉज नॉट सॉल्विंग द सम। हम एक साथ सफ़र नहीं कर रहे थे, वी वर नॉट ट्रैवलिंग टुगेदर। उस्ताद साहब हमें अंग्रेज़ी नहीं पढ़ा रहे थे, द टीचर वॉज नॉट टीचिंग अस इंग्लिश। मैं पैदल नहीं चल रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग ऑन फुट। वो झूठे वादे नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस। वो तैर कर दरिया के पार नहीं जा रहे थे, दे वर नॉट स्विमिंग अक्रॉस द रिवर। हुकूमत इसको रहा नहीं कर रही थी, द गवर्नमेंट वॉज नॉट रिलीजिंग हिम। ताजर वापस घर नहीं आ रहा था, द मर्चेंट वॉज नॉट कमिंग बैक होम। उसके बाद है बेटा आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि सवालिया फ़िक्रे, जिनमें क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं हम और सवाल पूछा जाता है। इसमें आपको मैंने बताया था कि वॉज और वर्ड जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको हमने सब्जेक्ट से पहले ले आना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमने कंप्लीट करना है, ठीक है। क्या वो खेलों में हिस्सा ले रहा था, वॉज ही टेकिंग पार्ट इन द गेम। इसमें देखें वो है ही, तो इसके साथ वॉज का इस्तेमाल होना है, वॉज आपका सब्जेक्ट से पहले आ गया, फिर वॉज ही और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, फिर आपने टेकिंग पार्ट इन द गेम्स। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन मार्क ज़रूर पुट करना है, क्योंकि इससे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं अगर आप प्रॉपरली सेंटेंस को पंक्चुएट नहीं करते।
क्या आप सर्दी से कांप रहे थे? वर यू शिवरिंग विद कोल्ड? क्या गरीब बच्ची चीख रही थी? Was the poor girl crying? क्या मुसाफिर घोड़ों पे सवारी कर रहे थे? Were the travelers riding on the horses? क्या वो शहर को खूबसूरत बना रहे थे? Were they making the city beautiful? वो क्यों पैदल चल रहे थे? Why were they walking on foot? तुम इधर उधर कहाँ फिर रहे थे? Where were you roaming about? ये देखें वो क्यों पैदल चल रहे थे, यहाँ से ऑनवर्ड आपके जो है वो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस शुरू होते हैं। इसमें आपको मैंने बताया था कि अगर क्यों, कब, कहाँ, कैसे इस तरह के अल्फाज आ जाएं जो कि क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं, तो सबसे पहले आप इनको ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, फिर जो है वो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। इनको बड़े सवालिया फ़िक्रे भी कहते हैं। मैं आसमान की तरफ कब देख रहा था? व्हेन वॉज आई लुकिंग एट द स्काई? वो तस्वीर कैसे बना रहे थे? हाउ वाज ही मेकिंग अ पिक्चर? क्या दोनों खिलाड़ी गेंद के पीछे भाग रहे थे? वर बोथ द प्लेयर्स रनिंग आफ्टर द बॉल? आपके बारे में कौन पूछ रहा था? हु वॉज आस्किंग अबाउट यू? वो जंगल से कब गुजर रहे थे? व्हेन वर दे पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट? शेर कहाँ पानी पी रहा था? वेयर वाज द लायन ड्रिंकिंग वाटर? तुम्हारा भाई किसको खत लिख रहा था? होम वाज योर ब्रदर राइटिंग द लेटर टू? मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को हार कौन पहना रहा था? हु वाज गार्लैंडिंग द ऑनरेबल गेस्ट? ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो आपने अभी पास्ट कंटिन्यूस टेंस के किए हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से अपनी ग्रामर एंड कंपोजिशन से पढ़ लेना है। इनमें कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ बेटा हमने वर्ब एमसीक्यूज़ करने हैं। वर्ब एमसीक्यूज़ आपको पता है कि आपके एनुअल पेपर में जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसमें फर्स्ट पोर्शन होता है जो कि 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, डिफरेंट जो टेंसेस हैं उनसे रिलेटेड फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको ऑप्शंस में दी जाती हैं और सूटेबल आपने अपनी ब्लैंक में पुट करनी है। 60 तक हम कंप्लीट कर चुके थे, 61 से ऑनवर्ड हमने पढ़नी है। द सन डैश इन द वेस्ट, ऑप्शन है हमारे पास सेट, सेट्स, इज सेटिंग और हैव सेट। इसमें जैसा कि आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है कि ये एक रूटीन बताई गई है, तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें देखें आप बी ऑप्शन जो कि बोल्ड फॉर्म में आंसर्स दिए हुए हैं, सेट्स। ठीक है, चूंकि सन सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो SES का इजाफा भी हम करेंगे। बी ऑप्शन इसके लिए सूटेबल है। द बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ, द बेबी नाउ या जस्ट का वर्ड या एट द मोमेंट, टुडे, इस तरह के अल्फाज जो हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस से रिलेटेड होते हैं। और इसमें आपको पता है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING इस्तेमाल होती है। तो बी ऑप्शन में देखें इज क्राइंग मौजूद है, बाकी है क्राई, क्राइड, हैज़ बीन क्राइंग, ये सूटेबल नहीं है। तो बी ऑप्शन 62 का ठीक है। फिर है 63, इफ़ शी डैश द एग्ज़ाम शी वुड बी एबल टू एंटर यूनिवर्सिटी। ये है आपका कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, आपको वुड, शुड, कुड का इस्तेमाल बताता है कि पहले वाले पार्ट में आपका पास्ट इंडेफिनेट इस्तेमाल होना है, चूँकि ये टाइप 2 है, कंडीशनल टाइप 2। बाकी के ऑप्शन हैं पासिस, विल पास, हैव पास्ट। तो ए ऑप्शन 63 के लिए ठीक है। फिर है शी डैश और कैट वेरी मच, ये भी एक हैबिट बताई गई है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो लव्ड है, विल लव, लव और लव्स। तो शी सिंगुलर थर्ड पर्सन है चूंकि, तो इसलिए ए ऑप्शन जो है वो ठीक होगा, लव्स, शी लव्स हर कैट वेरी मच। फिर है इफ़ आई डैश हार्ड आई वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। इफ़, ये भी आपका कंडीशनल जो सेंटेंस है और ये टाइप 3 है, जहाँ पे पास्ट परफेक्ट और उसके साथ वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव का इस्तेमाल होता है। ऑप्शंस हैं वर्क, वर्कड, हैव वर्क और हैड वर्कड। तो डी ऑप्शन इसके लिए ठीक है, 65 का डी ऑप्शन। उसके बाद है 66, देखें द बुक डैश ऑन द टेबल फॉर वीक्स। फॉर और सिंस का इस्तेमाल आपको बताता है कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल होता है। सी ऑप्शन देखें आप, हैज़ बीन लेइंग। बाकी के देखें इज़ लाइंग, विल बी लाइंग और ले। तो सी ऑप्शन जो है वो 66 के लिए ठीक है। फिर है दे डैश एट 10, ये भी एक रूटीन शो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस हैं शेल गेट अप, हैड गेट अप, हैज़ गॉट अप और गेट अप। आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनेट हमेशा हम जो है वो हैबिट या रूटीन के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसमें फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो डी ऑप्शन गेट अप जो है वो 67 के लिए ठीक है। फिर है आर दे डैश इडल, आर हेल्पिंग वर्ब है तो ING वाली फॉर्म आएगी। ऑप्शन है सिट, सैट, सिट्स, सिटिंग। तो डी ऑप्शन में ING वाली फॉर्म मौजूद है। 68 के लिए हम कौन पुट करेंगे, डी। फिर है शी डैश टू स्कूल एन आवर अगो, अगो कब्ल, ठीक है, पहले
पास्ट का जो है वो स्ट्रक्चर ये हमें नज़र आ रहा है। पास्ट वाली फॉर्म देखें, इनमें कौन सी है, गो, विल गो, वेंट और गॉन। गॉन तो नहीं आ सकता क्योंकि ये जो है वो परफेक्ट, और परफेक्ट के लिए हैज़, हैव, हैड का होना ज़रूरी है। तो सी ऑप्शन वेंट जो है वो ठीक है। फिर ही इज़ डैश बैक नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट का लफ्ज़ आपको बता रहा है कि ये आपका फ्यूचर है, ठीक है। और नियर फ्यूचर या प्लान्ड फ्यूचर में आपको पता है हम जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके साथ फिर आईएनजी वाली फॉर्म आएगी और ऑप्शन में है कमिंग, केम, विल कम, हैज़ कम। ए ऑप्शन जो है वो आपका सूटेबल है। पीपल डैश सच अ स्ट्रेंज एनिमल बिफोर। बिफोर का लफ्ज़ भी आपको बता रहा है कि ये क्या है आपका जो है वो पास्ट। सा, आर सीइंग, हैड सीन और हैड बीन सीन। तो सी ऑप्शन इसके लिए ठीक है। आई हैड बिन डैश फॉर यू सिंस नून। सिंस या फॉर का वर्ड आए जहाँ पे वो परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। आईएनजी वाली फॉर्म आती है हैड बीन, हैज़ बीन वगैरह के साथ। तो सी ऑप्शन में ये मौजूद है। बाकी हैं वेट, ठीक है, और वेटेड, वेटिंग, वेट्स। सी ऑप्शन जो है वो 72 का ठीक है। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश हार्ड, ठीक है। ऑलवेज का लफ्ज़ बता रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये। ऑप्शन है वर्क, वर्क्स, वर्कड, आर वर्किंग। तो ए ऑप्शन जो है वो इसके लिए ठीक है, चूँकि ये प्लूरल हैं गुड स्टूडेंट्स, तो इसलिए ए ऑप्शन ठीक है। 74 है आई डैश टेक माई मील्स एट नाइट। ये भी आपको हैबिट शो कर रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए फर्स्ट फॉर्म, और ये चूँकि नेगेटिव स्ट्रक्चर है तो इसमें डू और डज का इस्तेमाल होगा। और आई के साथ आपको पता है ES नहीं आता, डू ही आएगा। तो सी ऑप्शन में ये मौजूद है। 74 का डी जो है वो सी ऑप्शन। द डैश फॉर लंडन टुमारो। टुमारो का लफ्ज़ भी आपको बता रहा है कि ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। तो सी ऑप्शन में ये विल वाली फॉर्म आपकी मौजूद है। बाकी हैं लीव, लेफ्ट और लिविंग। तो सी ऑप्शन आप टिक कर लेंगे। आपको जैसे कि मैंने बताया था कि सेंटेंस की जो स्टेटमेंट होती है उसी में उसका कीवर्ड होता है, आपको पता चल जाना चाहिए पढ़ के कि जो है वो आगे जो है वो ऑप्शंस कौन कौन से मौजूद हैं, ठीक है। तो अभी तक मेरा ख्याल है 75 हो गए हैं, तो आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी। इसलिए मैं एक एक MCQ को जो है वो डिटेल में डिस्क्राइब करती हूँ ताकि आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें। और आपको ये जो ट्रिक है कि फॉर्म ऑफ वर्ब सूटेबल को जो है वो आपने टिक करना, ये भी आप अच्छे तरीके से समझ जाएं। ठीक हो गया, ये आपके फॉर्म्स ऑफ वर्ब थे जो हमने किए हैं आज। डायरी बेटा आपने नोट डाउन कर लेनी है। टेक्स्ट बुक से जो हमने काम किया है वो यूनिट नंबर 12 के वर्क पेजेस किए हैं। रिमेनिंग जो थे उनमें से लिखने वाला कोई भी काम नहीं है, सिर्फ आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनको याद करना है। ग्रामर का जो हमने काम किया है वो वर्ब MCQ समर वेकेशन होमवर्क पैक से किए हैं, वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ, ठीक है, वो आपकी पास ऑलरेडी समर पैक पे मौजूद हैं। इसके साथ साथ पास्ट कंटिन्यूस टेंस की सॉल्व एक्सरसाइज की है हमने, जो कि आपकी ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक पे मौजूद हैं। ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो लिखने वाला आज कोई भी काम नहीं है, ना टेक्स्ट बुक का ना ग्रामर का, सिर्फ और सिर्फ आपने याद करना है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से याद करना है ताकि आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।